नमस्कार। आज हम एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, इनके बीच व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई थी जी। और ये मुलाकात काफी सुर्खियों में रही। खास तौर पर जिस तरह से इसे एक एम्बुश यानी घात लगाकर हमला ऐसा नाम दिया गया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, स्रोत हैं, एक वीडियो विश्लेषण भी है इसमें शामिल। हमारा इरादा है कि इस घटना के पीछे की कहानी, इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है और जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको जरा खंगालें। बिल्कुल। ये देखिए, सिर्फ दो नेताओं की मीटिंग नहीं थी, इसमें दक्षिण अफ्रीका का अपना एक जटिल इतिहास है, जमीनी सुधारों पर जो विवाद चल रहा है वो है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी कई पहलू जुड़े हैं। हाँ। हम ये देखेंगे कि ट्रंप ने रामफोसा पर ये जो श्वेत नरसंहार, व्हाइट जेनोसाइड जिसे कहते हैं, उसका आरोप क्यों लगाया और इसके पीछे तथ्य क्या है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, दोस्ताना माहौल था। हाँ, शुरू में तो माहौल ठीक ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ट्रंप ने अपने स्टाफ से कहा कि बत्तियां बुझा दो। अच्छा। हाँ, और फिर दीवार पर कुछ वीडियोस प्ले किए। एक वीडियो में ऐसा कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका का कोई अश्वेत नेता है जो श्वेत लोगों को मारने और उनकी जमीनें छीनने की भड़काऊ बातें कर रहा था। ओह, और सिर्फ वीडियो नहीं, शायद कुछ तस्वीरें भी थीं जिन्हें वो कब्रें बता रहे थे। जी हाँ, कुछ तस्वीरें भी दिखाई। ट्रंप ने उन्हें श्वेत लोगों की कब्रें कहा। हालांकि बाद में इस पर शक भी जताया गया कि वो शायद लाइट के खंबे वगैरह हो। तो जाहिर है रामफोसा के लिए ये एकदम अप्रत्याशित रहा होगा, चौंकाने वाला। बिल्कुल। शायद इसीलिए ये एम्बुश शब्द इस्तेमाल हुआ मीडिया में। सही कहा। और ट्रंप का जो मुख्य निशाना था वो था रामफोसा सरकार का नया भूमि जब्ती कानून, लैंड सीजर लॉ। उनका आरोप था कि इसके जरिए श्वेतों की जमीनें छीनी जा रही हैं। और ये नरसंहार वाला आरोप भी इसी से जुड़ा था। हाँ, उनका कहना था कि वहां श्वेतों का नरसंहार हो रहा है। इस मुलाकात में एक और बात हुई थी ना, वो गोल्फ खिलाड़ियों वाली। रामफोसा अपने साथ 2 श्वेत गोल्फ खिलाड़ी ले गए थे। हाँ, वो एक दिलचस्प मोड़ था। शायद वो ये दिखाने ले गए थे कि देखिए, हमारे देश में श्वेत लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन हुआ कुछ और। हाँ, सूत्रों के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि जब ट्रंप ने सीधा उन खिलाड़ियों से ही पूछ लिया कि भाई आप लोग कैसे हैं, सुरक्षित हैं, जमीन का क्या हाल है, तो उन्होंने कथित तौर पर असुरक्षा और जमीन छीनने की चिंता जाहिर कर दी। अब इससे रामफोसा की स्थिति और असहज हो गई। जाहिर है। तो रामफोसा ने क्या जवाब दिया ये नरसंहार के आरोपों पर? देखिए, रामफोसा ने इन आरोपों को तो बिल्कुल खारिज किया। उन्होंने माना कि हाँ, दक्षिण अफ्रीका में हिंसा है, अपराध एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये कोई श्वेतों को चुन चुन कर मारने वाला नरसंहार नहीं है। और भूमि कानून पर उनका तर्क क्या था? भूमि कानून पर उनका कहना था कि ये दशकों पुरानी जो अश्वेतों की मांग है उसे पूरा करने और ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक अन्याय रंगभेद के दौर का? जी बिल्कुल। हमें वो इतिहास याद रखना होगा। रंगभेद, श्वेत अल्पसंख्यक शासन, फिर 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में बदलाव आया, लेकिन उसके बावजूद जमीन का जो मालिकाना हक है उसका बड़ा हिस्सा श्वेत अल्पसंख्यकों के पास ही रहा। अच्छा। तो ये नया कानून उसी असंतुलन को, उसी इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश है, ऐसा उनका तर्क था। ठीक है, ये ऐतिहासिक संदर्भ तो समझ आता है, लेकिन जो ट्रंप नरसंहार की बात कर रहे थे, क्या आंकड़े, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अपराध दर वाकई बहुत ऊंची है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच करीब 19,000 हत्याएं हुई। 19,000? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनमें से जमीन विवाद में मारे गए श्वेत लोगों की संख्या सिर्फ 7 बताई गई है। सिर्फ 7? 19,000 में से 7। जी। ये कुल हत्याओं का 0.2% से भी कम है। तो ये आंकड़े जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की जो नरसंहार की परिभाषा है उसके आसपास भी नहीं आते। तो आंकड़ों के हिसाब से तो ट्रंप का दावा टिकता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मीटिंग की बात नहीं थी। ट्रंप ने पहले भी इस मुद्दे पर दबाव बनाया था दक्षिण अफ्रीका पर। हाँ बिल्कुल। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी इस भूमि कानून को लेकर काफी सख्त रवैया दिखाया था। फंडिंग रोकने की बात कही थी, G20 बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी थी, और राजदूत को भी निकाल दिया था। जी हाँ, अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीकी राजदूत इब्राहिम रसूल को देश से निकाल भी दिया था। तो ये एक तरह का सीधा सरकारी दबाव था।
और स्रोत एक और तरह के प्रभाव की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, शायद पर्दे के पीछे से। हाँ, एक बात ये भी उठाई गई है स्रोत में कि शायद दक्षिण अफ्रीकी मूल के कुछ प्रभावशाली अमीर श्वेत लोग, जैसे इलॉन मस्क का नाम लिया गया, वो ट्रंप प्रशासन को प्रभावित कर रहे हों। अच्छा। स्रोत में इसकी तुलना अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो कैसे इजराइल के पक्ष